दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है। तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ इस चैनल को साझा भी करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मीडिया मेल्टडाउन की। हमारा जो मीडिया है जो मूलतः वामपंथी मीडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया जिसे टॉयलेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इंडियन एक्सप्रेस, तो ये सब अभी एक मेल्टडाउन के शिकार में चल रहा है। पहले इनको लगता था, आज से 10 साल 12 साल पहले इनको लगता था कि ये नैरेटिव बनाते हैं और अंग्रेजी अखबार में लिखने का मतलब उनका वो ये सोच था कि हमने जो लिख दिया पब्लिक उसको मान गई। और इस मुगालते में वो अभी भी हैं। उनको ये नहीं मालूम कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी चीज़ अगर मीडिया में आता है तो पहले जांचा परखा जाता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, उसके बाद वो नैरेटिव आगे बढ़ता है। अगर गलत होगा तो उसे शूट डाउन कर दिया जाएगा, फेक होगा उसे शूट डाउन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सही चीज़ होगा, सच होगा, तो नैरेटिव फिर आगे बढ़ता है। तो ये उस मुगालते में है कि आज से 12 साल वाले जिस समय मीडिया, इन वामपंथी मीडिया का सरकार में दखल था, ये तय करते थे कौन मिनिस्टर बनेगा और किस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनेगा। उसके लिए लॉबिंग चलती थी मीडिया से। आपने सुना ही होगा, एनडीटीवी के चैम्बर्स में ये बताया जाता था, न्यूज़ रूम में ये बताया जाता था कि फल्ला आदमी मिनिस्टर बन रहा है, फल्ला आदमी नहीं बन रहा है। तो उस समय तो होता था, लेकिन 10 साल से ये चीज़ चेंज हो गया है। और मोदी जी ने जैसे पार्लियामेंट में कहा था कि हम इस इकोसिस्टम पे भी प्रहार करेंगे, तीसरे टर्म के पहले कहा था उसने, और अब उनका प्रहार चालू है। वो कर भी रहे हैं। कुछ फेक चैनल जो कि फेक नैरेटिव फैलाते हैं, देसी हो विदेशी हो, गलत चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं। और इस तरह के जो खरिहर पत्रकार हैं जो खाली हो चुके हैं, जैसे पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अजीत अंजुम, इनका चैनल लाखों में देखा जाता है, लेकिन ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी आज तक में थे, आज तक से फिर एबीपी में गए, लेकिन वो फेक न्यूज़ चलाते थे, इसी कारण उनकी नौकरी गई। किसी भी विषय पे फेक नैरेटिव आप कैसे चला सकते हैं? अगर कहीं पे कुछ काम हुआ था बताइए काम हुआ है। 100% काम होने का है, 100% नहीं हुआ, 80% हुआ तो 80% बताइए। लेकिन उनका जो नरेशन होता था कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, वो बोलते थे कोई काम नहीं हुआ है। तो इस कारण इनकी नौकरी गई, क्योंकि जो इनका सेठ है, मीडिया का जो भी मालिक होता है, जिस चैनल के होते हैं या जिस अखबार समूह से आते हैं, उसका मालिक होता है, वो भी देखता है भैया ये चीज़ फेक होने से हमारे गले पड़ जाएगा, ऊपर से उल्टा मुकदमा हमारे सिर आ जाएगा। तो इसीलिए इनको नौकरी मिली नहीं, तब ये यूट्यूब चैनल में आ गए। चूंकि अब नौकरी मिली नहीं तो यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं। और यूट्यूब चैनल में भी क्या है कि मोदी विरोध लेके आप चलते हैं तो आपको व्यूज भी अच्छे मिलते हैं, लाइक्स भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समूह ऐसा है जो मोदी का विरोध देखना चाहता है, मोदी को हटा देना चाहता है, मोदी को खत्म कर देना चाहता है। तो इस नैरेटिव के लाइन में जो चलता है उसको व्यूज काफी मिलते हैं। ये रवीश कुमार, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अजीत अंजुम, इनकी व्यूज लाखों में जाती है। तो इनको देखने वाला कौन है? ये हरे टिड्डे दल है जो जिहादी हैं, और इस मानसिकता को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग देखते हैं, और वामपंथी लोग तो देखते ही हैं। तो दोस्तों अब इनको ये सपना आ रहा है कि हम 12 साल पहले वाले युग में जी रहे हैं। हम रात को दारू की पैक 2-4 मिल गए फ्री का, काफ़ी है, और हम पी के फिर उस नशे में खर्रे, इंग्लिश में खर्रे लिख दिए। अगले दिन हमारा वो खर्रा छप गया अखबार में और लोग समझ गए अरे वाह क्या बुद्धिमान आदमी है, क्या बोलता है यार, क्या लिखता है यार। लेकिन उसे नहीं मालूम वो दारू के नशे में लिख रहा है। वो जो खर्रा लिखा है ना, इंग्लिश का खर्रा, वो दारू के नशे में लिखा है। और वो 12 साल वाली स्थिति में है जब सोशल मीडिया नहीं था।
लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी, कुछ खबरें दबा दी जाती थी दोस्तों। अपने पक्ष का है तो उसको, उस खबर को बढ़ावा दिया, अपने खिलाफ है तो उस खबर को दबा दिया गया। दो दो दारू के बोतल के पैक पे ये पत्रकार बिकने वाले हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर मैं देख रहा था दोस्तों, उसमें खबर था 4 रीजन वाई टर्की एडेड पाक विद ड्रोन एंड मिलिट्री सपोर्ट। वो 4 रीजन बता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया हमें 4 रीजन बता रहा है। क्या 4 रीजन है जिसके कारण टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट किया? अरे वो जान के हम करेंगे क्या यार? हमें इतना मालूम है कि टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, अब उसका बायकॉट चल रहा है। लोग स्वतः निकल के आके टर्की के सामान का बायकॉट कर रहे हैं, उसके सर्विसेज का बायकॉट कर रहे हैं, वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। तो लोगों में ये चेतना आ गई है। अब तुम्हारे ये अंग्रेजी में खर्रे लिखने से ये नहीं होगा कि लोग टर्की का सपोर्ट करने लग जाएंगे। टर्की अभी इंडिया के बैड बुक में है। इतना आसान फरामोश मुल्क है। यहां पे जब भूकंप आया था तो सहायता भेजने वालों में प्रथम देश भारत था। भारत के पास भगवान की दया से मोदी के काल में डिजास्टर मैनेजमेंट का ऐसा टीम बन गया है जो 24 घंटे के अंदर वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। अगर कोई आपदा होगी तो वहां पे आपदा से लोगों को निकाल सकता है, उनका लाइफ इजी कर सकता है, उनका लाइफ सुविधा, उनके लाइफ में सुविधा ला सकता है। ये टीम भारत के पास है जो 24 घंटे के में वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। तो भारत ने, टर्की में भूकंप आया, भारत प्रथम देश था जो सहायता भेजा, लेकिन उस आसान को भूल गया, क्योंकि ये कौम ही ऐसी है दोस्तों, आसान फरामोश कौम है। इन्हें कोई मतलब नहीं कि सहायता कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है, कौन हमारी सहायता, इनसे कोई मतलब नहीं। इनका उम्मा पहले आता है और उम्मा के हिसाब से उसने अपने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसमें 4 रीजन गिनाने का हमें जान के क्या मिलेगा? टाइम्स इंडिया में आर्टिकल लिखा जाता है 4 रीजन। अरे वो रीजन जान के हमको मिलेगा क्या यार? टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, पाकिस्तान का बायकॉट हो रहा है इंडिया में, करोड़ों रुपए का नुकसान होगा टर्की को, हो जाने दो, तुम्हें क्या पड़ी हुई है? ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी बातों को लोग पढ़ेंगे और टर्की के प्रति दयावान हो जाएंगे। ये इनका कंसेप्ट अभी भी है। और इसमें मैं और एक इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें योगेंद्र यादव का एक आर्टिकल छपा है दोस्तों। उसका हेडिंग क्या है मैं बताता हूं। उसका हेडिंग है स्टेबल एंड पीसफुल पाकिस्तान इज इन इंडिया नेशनल इंटरेस्ट। माने स्टेबल और पीसफुल पाकिस्तान भारत के इंटरेस्ट में है। ये गलत है। ये वामपंथी मीडिया, वामपंथी इकोसिस्टम आज भी चाहता है कि पाकिस्तान फले फूले तो भारत के लिए सुविधा है। जिस दिन पाकिस्तान को भरपेट खाना मिलने लगेगा उस दिन से बम मारना फिर चालू कर देगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि हम इंडिया से दुश्मनी है उसको। जैसा कि मुल्ला मुनीर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौम है, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। वो तो है ही दोस्तों। हमारे जो भी क्रियाक्रम कलाप, जो भी काम करने का तरीका जो भी है, ठीक उसका उनका है। ये तो अलग बात है, लेकिन रह नहीं सकते। अगर वो चाहे तो रह सकते हैं। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं कायदे में रहेंगे तो पीटे जाएंगे। जिस दिन इनको ठीक से खाना मिलना पड़ेगा फिर से वो आतंकी भेजने लगेगा। अभी खाना नहीं मिल रहा तो आतंकी भेज रहा हो। अभी वो कंगाली के कगार पे है। वहां के पब्लिक भी भीख मांगती है, वहां के हुक्मरान भी भीख मांगते हैं। इसके बाद तो यह हालत है, आतंकी भेजता है। और जिस दिन खाना मिलेगा उस दिन क्या भेजेगा? तो हमें नहीं चाहिए पीसफुल पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान। हमें चाहिए टूटता, बिलखता, खिसकता, लहूलुहान, घायल पाकिस्तान, जिसके 4 टुकड़े होने जरूरी हैं दोस्तों। 4 टुकड़े जब तक नहीं होगा तब तक ये इसी तरह बम मारता रहेगा हमारे खिलाफ। और जो जिया उल हक का आइडिया था, जिया उल हक समझ गया था कि कन्वेंशनल
पारंपरिक युद्ध में हम भारत से सकेंगे नहीं, तो उसने एक नारा दिया था, इंडिया विथ 1000 कट्स, मतलब इंडिया के शरीर में इतने घाव कर दो कि हर जगह से ब्लीडिंग होता रहे। और कांग्रेस के राज में ये हो रहा था, लेकिन आज 11 साल से देश हमारा सुरक्षित हाथों में है और लोग इस बात को समझते हैं दोस्तों। तभी तो इनके जो नैरेटिव है, जो अंग्रेजी पत्रिका में बड़े बड़े लेख लिखते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे लेख से लोगों का दिमाग बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो कोई भी चीज़ का फैक्ट चेक करती है, उसके हिसाब से रिएक्शन देती है। तो इनका फिर से जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक लिखता है कि क्यों टर्की ने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया, हमें रीजन बता रहा है। दूसरा अखबार लिखता है कि स्टेबल एंड पीसफुल पाकिस्तान भारत के हित में। तो ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं। उनको 12 साल पहले वाला नशा अभी भी है कि रात को 2 पैक दारू का मिल गया। योगेंद्र यादव जिसने ये आर्टिकल लिखा है, ये 2 लाख की सैलरी में था, यूपीए 2 में 2 लाख की सैलरी में था। जो सोनिया गांधी की जो टीम थी, नेशनल NAC नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उस टीम का मेंबर था योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर, इस तरह के बहुरूपीय उसमें मेंबर थे। 2 लाख रुपए सैलरी मिलता था। तो ये अभी उसी ख्वाब में है कि हमें 2 लाख की सैलरी मिलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे 2 लाख की सैलरी फिर से चालू हो जाएगी। अभी उसी ख्वाब में जी रहे हैं। उसी ख्वाब में तो नहाता नहीं है कि सपना कहीं टूट ना जाए। 6 दिन में एक बार नहाता है, दाढ़ी बढ़ा रखा है, गंदे कपड़े पहनता है, झोला टांग के चल देता है, लेख लिखता है और इंडियन एक्सप्रेस छापता है। तो दोस्तों, इनके नैरेटिव में बिल्कुल नहीं पढ़ने का है। आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल दोस्तों इतना ही। मेरा फिर से आपसे निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ साझा करें। जय श्री राम दोस्तों।